हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी जो द हिंदू की न्यूज़ है 10 अक्टूबर 2025। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा ये डेली न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है। बेसिकली ये यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक बनते हैं उनको हम अच्छे से डिटेल में और हिंदी और सरल भाषा में हम उसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, इसमें हमारे जो मेजर सब्जेक्ट रहते हैं किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 5 जो होते हैं मेजर सब्जेक्ट होते हैं। पॉलिटी आई आर मीन्स के इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके साथ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, उसके साथ ही इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट के साथ हमारा जियोग्राफी भी एक मेजर सब्जेक्ट होता है। जो बेसिकली इसमें क्वेश्चन आते हैं जैसे कि प्लेसेस इन न्यूज़ जैसे टॉपिक बनते हैं, तो इनको हम अच्छे से डिटेल में कवर करते हैं। तो आइए हमारी आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है उसको हम कवर करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है ये हमारा रेड लिस्ट से रिलेटेड है, यानी कि भारत एक तरह से एक ऐसा सर्वे लॉन्च करने वाला है जिसमें जो भी भारत में जो फ्लोरा फाउना की जो भी प्रजातियां हैं, यानी कि जो कि खत्म होने की कगार में, जिनको रेड लिस्ट के अंडर रखा जाएगा, तो उनका एक सर्वे होगा कि कितनी भारत में ऐसी वनस्पति प्रजातियां, ऐसी जो पशु पक्षियों की प्रजातियां जो कि खतरे में आती हैं, तो उन सभी का जो सर्वे है वो 2030 तक उनकी एक लिस्ट तैयार करके उनको रेड डेटा बुक्स में ऐड कर लिया जाएगा, यानी कि नेशनल रेड डेटा बुक्स है। तो जो इंडिया है, जो भारत है, ये 11,000 स्पीशीज जो है भारत में पाई जाती हैं, प्लांट्स की एंड एनिमल्स की टोटल मिलाकर। ठीक है, तो इसमें जैसे वल्नरेबल जो भी हमारी जो भी स्पीशीज हैं उनको दर्ज किया जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं फ्लोरा फाउना की जो काफ़ी वल्नरेबल में आती हैं। इसके बाद मतलब कि ये जो हमारा इंडिया है ये काफ़ी एंडेंजर्ड एनिमल्स की लिस्ट तो तैयार कर चुका है, लेकिन अब देखिए उसमें भी कुछ हमारी जैसे थोड़ी सी उसमें क्या रहता है कि जो डेटा पूरा हमें मिल नहीं पाता या फिर आसानी से इतना हो नहीं पाता। लेकिन अब जो है ये जो है 2030 तक ये उम्मीद की जा रही कि ये पूरा डेटा जो है तैयार कर लिया जाएगा और 2030 में उसको एक बुक में, यानी कि नेशनल रेड डेटा बुक जो है उसमें पब्लिश करने का एक प्रोजेक्ट रखा गया है। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं कि आखिर प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो इसका नाम है राष्ट्रीय रेड लिस्ट आंकलन भारतीय वनस्पति और जीव विज्ञान। तो नेशनल रेड लिस्ट असेसमेंट ऑफ इंडियन फ्लोरा एंड फाउना, जो कि 2025 से लेकर, यानी कि अभी से शुरू होगा और 2030 तक ये चलेगा, जिससे पता चलेगा कि भारत की कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो वल्नरेबल में आती हैं, जैसे फ्लोरा फाउना यानी कि वनस्पति और जो हमारे जीव जंतु हैं उन सभी की प्रजातियां होंगी। इसमें कितनी कवरेज की जाएगी? लगभग 7,000 पौधों की प्रजातियां होंगी और 4,000 जानवरों की प्रजातियां। तो इसमें स्तनधारी जीव, पक्षी, सरीसृप, उभयचर, मछलियां या फिर अकशेरुकी या फिर स्वहनीय पौधे होंगे, शैवाल, कवक और लाइकेन। तो ये सब कुछ इसमें शामिल होंगे जिनको कवर किया जाएगा। इसका पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है? IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके तहत इसके जो भी पैरामीटर्स तैयार किए गए हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरा प्रोसेस चलेगा। भारत की जो पूरी हम देखते हैं जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी स्थिति का आंकलन किया जाएगा, यानी कि भारत में कितनी प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है और उनके संरक्षण की योजनाएं क्या हैं, उन सभी को मजबूत करने के लिए ये पूरा प्रोसेस होगा। इसके साथ ही ये अकेला जो है ये भारत की सिर्फ एक संस्था नहीं करेगी, बल्कि इसमें बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि BSI, इसके साथ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI, IUCN इंडिया या फिर सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइकल इंडिया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन नेटवर्क, इन सभी को, यानी कि ये सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ये सभी कोलैब करके इसको पूरा सर्वे करेंगे। यानी कि किसी एक संगठन के द्वारा सर्वे नहीं होगा, बल्कि इन सभी को मिलाकर ये, यानी कि इन सभी के द्वारा सर्वे किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, मोटिव क्या है ये पूरा सर्वे करने का? यानी कि जो शेड्यूल्स है, जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो वन्य जीवी संरक्षण अधिनियम बनाया गया उसके तहत यानी कि जो अधिक सटीक डेटा, यानी कि हमें प्रॉपर सही करेक्ट डाटा मिल सके, जोखिमों की पहचान, यानी कि कौन कौन से जोखिम आते हैं, हमारे जो पशु पक्षी या फिर वनस्पति उनकी प्रजातियां जो खत्म होने वाली हैं उनके लिए जोखिम कौन से हैं और उनका संरक्षण करना, नीतियां बनाना, फिर नीतियों को निर्देशित करना। तो ये सब इसके उद्देश्य रहने वाले इस प्रोजेक्ट के। भारत में अगर हम देखें तो 28% पौधे और 30% से ज़्यादा जो जानवर हैं वो एंडेमिक हैं, यानी कि स्थानिक हैं।
यानी कि वहाँ के स्थानीय एरिया में ही मिलते हैं। इसको आंकलन करेगा तो इससे क्या पता चल पाएगा भारत में कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। अब देखिए इसमें जो एक ये जो पूरा एक प्रोसेस यहाँ पर आपने देखा होगा, हाँ, तो ये जो है इसको फुलफिल करने के लिए ये किया जाएगा कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो एक ये पूरा तरह से प्रोसेस जो है काम करेगा। ये प्रोजेक्ट जो है इसका नाम है, तो इंडिया ने अभी लॉन्च किया है। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं कि ये जो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता का फ्रेमवर्क क्या कहता है। तो दिसंबर 2022 में ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में जो एक यानी कि COP15 जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो 15वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके दौरान ये 196 देशों के द्वारा अपनाया गया था। ये पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार किया कि कैसे बायोडाइवर्सिटी को यानी कि संरक्षित रखना है। इसी तरह ये जो पूरा फ्रेमवर्क रहेगा जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए, और 2030 तक इसका जो भी संरक्षण है उसके लिए रोड मैप तैयार करेगा, यानी कि रोड मैप प्रदान करेगा। तो 2030 तक कहा जा रहा है कि जैव विविधता के नुकसान को रोकना और इसे जो है रिस्टोरेशन करने की स्थिति में लाएगा ये पूरा फ्रेमवर्क। 2011 से लेकर 2020 के लिए ये निर्धारित एचई जैविक विविधता लक्ष्यों यानी कि एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट की जब विफलता हुई थी तो उसके बाद इसको लाया गया था। यानी कि 2011 से 20 के बीच एक तरह से जो बायोडाइवर्सिटी चेक की गई थी उसमें जो था फेलियर रहा था। उसके बाद ये एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया जिसमें अधिकांश लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सके थे। अब देखिए जो KM यानी कि ये जो हमने देखा था कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क है, इसके जो दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है, यानी कि अब इसमें दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय के कुछ टारगेट रखे गए 2050 तक जिनको पूरा करना है। तो इसमें 4 प्रमुख टारगेट है जिसमें पहला है कि पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और उसमें लचीलापन लेकर आना। यानी कि जो भारत का हम इकोसिस्टम देखते हैं या फिर पूरे वर्ल्ड का जो इकोसिस्टम है उसकी अखंडता, उसकी कनेक्टिविटी क्या है, लचीलेपन को बनाकर रखना और इसको बढ़ावा देना। इसके साथ ही जो प्राकृतिक प्रणालियां उनके नुकसान को शून्य करना, जो भी हमें यानी कि प्राकृतिक जो हमारे प्रोसेस रहते हैं, प्रणाली रहती हैं, तो उनको नुकसान जो हो रहा है उसको कम करना और उनके क्षेत्र को बढ़ा देना। प्रजातियों की प्रचुरता, विलुप्त जोखिम को कम करना, यानी कि जो विलुप्त हो रही हैं प्रजातियां हैं उनके जोखिम को कम किया जाए। इसके बाद दूसरा लक्ष्य है कि जैव विविधता का जो मानव कल्याण में योगदान आखिर क्या है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का मनुष्य कल्याण में क्या योगदान रहेगा। जैव विविधता के लाभ जिसमें हम देखते हैं खाद्य सुरक्षा या फिर स्वच्छ पानी, औषधियां, संसाधन, इन सभी को सुनिश्चित करना। यानी कि जो मानव है उनके लिए भी जैव विविधता बहुत तरह से काम करती है। जैसे कि हम देखते हैं खाद्य सुरक्षा यानी कि भोजन की प्राप्ति होती है, स्वच्छ पानी मिलता है। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं पौधों की जहाँ से औषधियां, दवाइयां तैयार की जाती हैं। इसके बाद प्रकृति के योगदान को मानव कल्याण, सतत विकास, गरीबी उन्मूलन, उस सभी में एकीकृत करना। तो ये इसके जो है दीर्घकालिक लक्ष्य हैं। इसके 2 लक्ष्य और कौन से हैं? लाभ का उचित और समान बंटवारा करना। जो भी इन हमें बायोडाइवर्सिटी से जो भी लाभ हो रहा है उनका जो बंटवारा है यानी कि उनको इक्वली सभी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जैसे कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं उनसे होने वाले लाभ का समान वितरण हो। विशेष रूप से हम जो देखते हैं स्वदेशी समुदाय और जो स्थानीय लोगों के लिए। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई औषधि है किसी स्थानीय जगह पर हमें मिली लेकिन उसका लाभ वहाँ स्थानीय समुदायों को नहीं हुआ लेकिन बाकी सभी को फायदा हो रहा है। तो अब इसमें जो इक्वलिटी लेकर आना, डिजिटल अनुक्रम की जानकारी यानी कि डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन से जो भी लाभ होने वाले हैं उनको साझा करना। इसके साथ जो इसका चौथा लक्ष्य है कि वित्त पोषण, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता, यानी कि जो भी वित्तीय संसाधन यानी कि फाइनेंशियली हेल्प क्या चाहिए, टेक्निकल यानी कि तकनीकी हेल्प या फिर वैज्ञानिक सहयोग, इन सभी को सुनिश्चित करना। इसके साथ जो विकासशील देश हैं यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए संसाधन और तकनीक तक पहुंच को बढ़ाना। यानी कि जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो अभी अंडर डेवलप्ड अभी तक विकास कर रहे हैं उनके लिए संसाधनों को उन देशों तक पहुंचाना और तकनीक को उन तक पहुंचाना। तो ये इसके प्रमुख जो हैं दीर्घकालिक लक्ष्य हैं 4। अब देखते हैं 2030 तक भी इसके जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो जैव विविधता एक फ्रेमवर्क है इसके 23 लक्ष्य हैं जो यानी कि
ये 2030 तक पूरे करने का टारगेट रखा है। सबसे पहला कि प्रभावी भूमि समुद्र उपयोग की योजना, यानी कि जितने भी स्थानीय क्षेत्र है वहां पर नियोजन प्रबंधन को लागू करना, जैव विविधता को जो हानि होने वाली ताकि उसको रोका जा सके। इसके बाद लक्ष्य दूसरा क्या कहता है कि 30x30 लक्ष्य, यानी कि कम से कम 30% स्थलीय अंतर्देशीय जल और समुद्री और तटीय क्षेत्रों को संरक्षित किया जाए, जिससे क्या प्रभावी ढंग से प्रबंधन हो जाएगा। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली करना, कम से कम 30% जो है वो नष्ट या फिर क्षतिग्रस्त स्थलीय जो समुद्री अंतर्देशीय जल पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी बहाली को सुनिश्चित करना। तो ये जो है यानी कि हाँ, तो ये लक्ष्य 30। अब लक्ष्य चौथा क्या कहता है कि प्रजातियों का संरक्षण करना, जो भी विलुप्त हो रही हैं प्रजातियां उनके लिए संरक्षण के उपाय करना, प्रजातियों की जो आबादी है और उसके स्तर को बनाकर रखना। इसके साथ ही टिकाऊ उपयोग, जो जंगली प्रजातियां उनका जो भी यूज हो रहा है उसको एक तरह से टिकाऊ बनाकर रखना, जैसे मछली पकड़ना, शिकार को नियंत्रित करना, यानी कि शिकार बहुत ज्यादा ना हो जाए या फिर बहुत कम ना हो। इसके बाद जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना, जो भी आपदाएं होनी उनके जैव विविधता के प्रभाव को कम करना और प्राकृतिक आधारित जो संसाधन है उनको बढ़ावा देना। तो ये सब इसके जो है 2030 तक के लक्ष्य है। इसके बाद लक्ष्य 10 क्या कहता है कि टिकाऊ कृषि वानिकी, यानी कि जैसे जलीय कृषि होती है जो पानी में कृषि करते हैं, मत्स्य पालन, मच्छी पालन। उसके बाद वानिकी को जैव विविधता के अनुकूल बनाकर रखना, यानी कि बहुत ज्यादा मच्छी पालन ना हो, बहुत ज्यादा इसमें जो यानी कि जलीय कृषि ना हो। शहरी क्षेत्रों में जैव विविधता, शहरी क्षेत्रों में जो हरित स्थान है वहां पर जैव विविधता को बढ़ावा देना, ये भी इसका एक लक्ष्य है। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नीतियां हैं, राष्ट्रीय विकास योजनाओं में उस नीतियों को लागू करना, हानिकारक सब्सिडी को हटाना, यानी कि जो हानिकारक सब्सिडी उसको कम करना और 2030 तक कम से कम $500 बिलियन प्रति वर्ष उसकी सेविंग करना, यानी कि ये फाइनेंशियली सेविंग की बात भी करता है। इसके साथ ही वित्तीय संसाधन 2030 तक जो जैव विविधता संरक्षण के लिए हर साल क्या होता है $200 बिलियन को इकट्ठा करना, जिसमें क्या होगा जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए $30 बिलियन की सहायता दी जा सके। तो इसीलिए वित्तीय हेल्प पर भी ज़्यादा ध्यान दिया गया। अब देखिए इसमें कुछ चुनौतियां रहने वाली, चुनौतियां क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले चुनौती यही रहती है फाइनेंशियली, यानी कि कॉस्ट प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है। जो विकासशील देश हैं उनको KMGBF के लक्ष्यों को लागू करने के लिए वित्तीय तकनीकी सहायता की ज़रूरत है। अगर उनको वित्तीय या फिर तकनीकी सहायता मिलती तो ही वो कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो वैश्विक जैव विविधता की योजना है यानी कि फ्रेमवर्क है उसको लागू कर पाएंगे। इसके बाद क्षमता का निर्माण, विशेष रूप से जो डेटा इकट्ठा करना, उसकी निगरानी करना या फिर उसका जो मूल्यांकन करना, उसमें तकनीकी विशेषता की कमी देखी जाती है। इसके साथ जो विभिन्न क्षेत्र है, कृषि, उद्योग, शहरीकरण, उसमें जैव विविधता को एकीकृत करने में समन्वय की कमी रहती है। यानी कि कृषि, उद्योग और शहरीकरण ये तीनों क्षेत्र अलग अलग कार्य करते हैं तो इनमें आपसी सहयोग नहीं बन पाता, जिसकी वजह से जैव विविधता को अगर समझना है यानी कि एकीकृत करना तो इनमें समन्वय होना जरूरी है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण और जैव विविधता पर जो प्रभाव पड़ता है, तो ये सब चुनौतियां रहती हैं KMGBF को लागू करने में। अब इसमें देखिए UPSC के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क इनमें से कौन से शिखर सम्मेलन के तहत अपनाया गया था। तो CBD के तहत या फिर पेरिस जलवायु समझौता, रैमसर कन्वेंशन या फिर बोन कन्वेंशन। तो इसमें पहला है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि CBD के तहत इसको अपनाया गया था। ए ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा KMGBF का लक्ष्य 2030 तक कितने प्रतिशत स्थलीय और समुद्री क्षेत्रों को संरक्षित करना, यानी कि इसका आंसर हमने देखा था साफ साफ है 30%। सी ऑप्शन करेक्ट है कि इसमें 30% जो एरिया है उसमें स्थलीय और समुद्री क्षेत्रों को संरक्षित करना 2030 तक। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संगठन KMGBF के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूनेप, IUCN, वर्ल्ड बैंक या फिर WTO। तो इसमें जो उत्तर है आंसर ए आंसर जो है ए आंसर करेक्ट है इसमें। तो जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है और उसके साथ ही IUCN दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो हम देखते हैं UNEP वो CBD का हिस्सा है, यानी कि इसमें ज़्यादा अगर माना जाए तो UNEP जो है ये आंसर रहेगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये जो है KMGBF
इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके तहत भारत ने KMGBF के तहत अपनी जैव विविधता के आंकलन के लिए कौन सी पहल शुरू की है? पहल कौन सी है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल रेड लिस्ट आंकलन, नेशनल ग्रीन मिशन, प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। हमने अभी देखा था नेशनल रेड लिस्ट आंकलन जो है, जो डेटा है, यानी कि उसमें इसको पब्लिश किया जाएगा पूरी जो भी बायोडाइवर्सिटी भारत में। इसमें मेंस के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आपके लिए? जैसे कि भारत की जो राष्ट्रीय रेड लिस्ट आंकलन है उसकी पहल है, जो KMGBF के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे योगदान दे सकती है, और भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। या फिर कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के प्रमुख लक्ष्यों की चर्चा करें। भारत जैसे जैव विविधता से समृद्ध देशों में इसके कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियां, यानी कि चुनौतियां क्या आ सकती हैं, उसके बारे में बताएं। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, सेंटर ने क्या किया, एक बदलाव किया है PLI में। PLI मीन्स की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो योजनाएं हैं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, उसमें चेंजेस किए हैं कि जो भी रूल्स है MMF के लिए, इंडस्ट्री के लिए, उन रूल्स को चेंज किया, यानी कि आसान बना दिया है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? टेक्सटाइल्स। तो ये मिनिस्ट्री जो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, इसकी नोडल जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने नोटिफाई कर दिया है कि जो PLI जो स्कीम्स हैं उनके लिए MMF जो इंडस्ट्री क्षेत्र है, यानी कि मैन मेड फाइबर्स जो होते हैं, उस इंडस्ट्री, उस उद्योग में जो सेंटर ने स्कीम्स है उनको आसान बना दिया है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि सेड एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम August 1 अपार्ट फ्रॉम एडिंग 8 न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ मैन मेड फाइबर, यानी कि 8 न्यू प्रोडक्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं मैन मेड फाइबर में। उसके अलावा ये जो है इसमें ये जो पहली योजना थी ये करीब 300 करोड़ की योजना थी, लेकिन अब इसको क्या किया गया है कि 200 करोड़ की कर दिया गया, यानी कि आसान बनाया गया, जिसमें 150 करोड़ जो है वो एप्लीकेंट्स, यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स होंगे उनके द्वारा, और 50 करोड़ जो है वो दूसरी कैटेगरी के लिए बजट रखा गया है। अब देखिए PLI में MMF आखिर क्या है? तो अब आप सोच रहे हो कि MMF का मीनिंग क्या है या फिर ये कैसे काम करती है ना। तो ये जो मैन मेड फाइबर है, टेक्सटाइल के उत्पादन से जुड़ी हुई योजना का एक हिस्सा माना जाता है कि जो टेक्सटाइल हमारा क्षेत्र है उसके उत्पादन से ये प्रमुख ये कनेक्ट करती है। ये जो है फाइबर टेक्सटाइल उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, खास करके जो अपैरल परिधान और फैब्रिक्स में। इसमें PLI जो योजना है उसका काफ़ी महत्व माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये भारत का जो वस्त्र निर्यात है उसको बढ़ाता है और पूरे विश्व के बाजार में प्रतिस्पर्धा को मजबूत करता है, यानी कि पूरे विश्व में भारत को ये टेक्सटाइल के क्षेत्र में, यानी कि वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में यानी कि कॉम्पिटिटर बनाता है। और देखिए MMF के प्रकार क्या होते हैं? 2 प्रकार की होती है, एक होता है सिंथेटिक फाइबर और एक होता है सेल्यूलोसिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या है? पूरी तरह से ये रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि केमिकल प्रोसेस के थ्रू। और ये जो होते हैं सेल्यूलोसिक फाइबर होते हैं, ये प्राकृतिक कच्चे माल से, जैसे लकड़ी का गुद्दा, तो इनसे ये फाइबर बनाए जाते हैं। फाइबर को होता है एक प्रकार के रेशे होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन से सिंथेटिक में? पॉलिएस्टर, नायलॉन, या फिर एक्रेलिक, या फिर पॉलीप्रोपिलाइन। लेकिन रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाए तो जाते हैं ये जो है सेल्यूलोसिक फाइबर, लेकिन फिर भी कच्चे माल का यूज होता है इसमें, जैसे विस्कोस, लियोसेल या फिर मॉडल। तो ये सब MMF के प्रकार है, यानी कि मनुष्य के द्वारा जो भी रेशे तैयार किए जाते हैं। अब देखिए PLI योजना में इसका क्या यूज, यानी कि क्या महत्व है? सबसे पहले तो पूरे विश्व का जो वस्त्र बाजार है, एक तरह से कपड़े का जो मार्केट है, उसमें MMF की जो हिस्सेदारी 70% से ज्यादा है, जबकि भारत का हिस्सा सिर्फ 4 से 5% तक है। और PLI योजना ने क्या किया है कि इस हिस्से को 10% तक बढ़ाने का एक टारगेट रखा है कि 2030 तक भारत का जो इसमें एक तरह से योगदान रहेगा
भारत का जो हिस्सा रहेगा वो 10% तक बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही ये निर्यात क्षमता को बढ़ाता है, जैसे कि इस पे आधारित जो पॉलिस्टर अपैरल होते हैं, मेडिकल टेक्सटाइल्स होते हैं, इसमें वियतनाम और बांग्लादेश को पीछे छोड़ने का एक लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही अगर भारत में मैन मेड फाइबर्स ज़्यादा बनेंगे तो फिर आयात में कमी होगी। टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो होते हैं वो आयात पर निर्भर है, लेकिन PLI जो है वो स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाना चाहता है, यानी कि भारत में जो उत्पादन है उसको बढ़ावा दिया जाए और आयात को कम करके निर्यात को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही रोजगार मिलता है। MMF जो है श्रम प्रधान है, जहां पर लाखों लोगों को नौकरियां मिलती हैं। वर्तमान अगर हम देखें तो 1.5 लाख नौकरियां, लेकिन 2030 तक 35 लाख नौकरियां इस क्षेत्र में मिलने का एक टारगेट रखा गया है। इसके बाद बदलाव क्या किए गए हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने आसान क्या किया इसमें, तो MMF को PLI के दायरे में लेकर आया गया, यानी कि जो वस्त्र क्षेत्र है उसमें MMF को अभी शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब इसे जोड़ा जाएगा। इससे MMF यानी कि मैन मेड फाइबर जो है, जिसमें सिंथेटिक यॉर्न, फैब्रिक्स और जो गारमेंट्स होते हैं उनके उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही जो नियम है उनको आसान किया गया, जो फंडिंग वगैरह उसके नियमों को ईजी बनाया गया, ताकि जो छोटे मध्यम उद्योग है उनके लिए आसानी से योजना का ये भी लाभ उठा सके, PLI योजना का। जैसे निवेश अनुसूची, पात्रता मानदंडों को लचीला बनाया गया, यानी कि जो एक तरह से इन्वेस्ट करने की जो भी शर्तें हैं उनको आसान कर दिए गए। जो इसके लिए एलिजिबल जो भी पैरामीटर्स हैं उनको भी लचीला बनाया गया। इसके बाद PLI में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी इंसेंटिव है वो भी जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही MMF नवीन क्षेत्रों के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, यानी कि भारत में अगर ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में अगर उत्पादन ज्यादा होता है तो भारत में क्या होगा, निर्यात ज्यादा हो जाएगा भारत का और आयात कम होगा, जिससे भारत की एक तरह से इकोनॉमी यानी कि आर्थिक जो स्थिति है वो बेहतर होने की उम्मीद है। अब देखिए इसमें जो PLI योजना में MMF है, मैन मेड फाइबर में कैसे पूरा एक तरह से हम रजिस्ट्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे कंपनी रिलेटेड या फिर आप क्या करना चाहते हैं, आपसे जो भी गारंटी वगैरह मांगी जाएगी वो अपलोड करेंगे, फिर आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपके वेरिफिकेशन होगी और फिर आपको स्वीकृति यानी कि अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद आप क्लेम कर सकते हैं और उसके बाद आप इस पूरे प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। अब देखिए उत्पादन से जो PLI योजनाएं हैं वो कौन कौन सी जुड़ी हुई हैं। टोटल हम देखें तो 13 क्षेत्र इसमें काम करते हैं और टोटल बजट जो है करीब 2 लाख करोड़ रुपए का टोटल बजट करीब है, यानी कि अप्रोक्सीमेट है, पूरा 2 लाख नहीं है, 2 लाख से थोड़ा कम है। अब देखिए इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स आते हैं, फार्मास्यूटिकल्स, स्पेशलिटी जो स्टील है, टेक्सटाइल्स आते हैं जिसमें अभी हमने देखा MMF अपैरल, फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स है, ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स हैं, व्हाइट गुड्स है, इसके साथ फूड प्रोसेसिंग है, टेलीकॉम नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स है, सोलर PV मॉड्यूल्स है, मेडिकल डिवाइसेस, बैटरी स्टोरेज, एडवांस्ड केमिस्ट्री जो सेल होते हैं, ड्रोन एंड डोर कंपोनेंट्स और IT हार्डवेयर है। तो ये 13 क्षेत्र जो PLI योजनाओं के तहत आते हैं। अब देखिए उत्पादन से जो PLI योजना है उनका प्रभाव क्या पड़ सकता है। जो उत्पादन से जुड़ी इनका प्रभाव, सबसे पहले तो आर्थिक प्रभाव रहेगा, यानी कि एक तरह से ये इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। PLI योजनाओं ने 2020 से लेकर 25 तक 1.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश को आकर्षित किया, यानी कि 1 लाख से ज्यादा करोड़ों का निवेश किया गया। टेक्सटाइल में लगभग 7,000 करोड़ रुपए का निवेश बढ़ा है, जिसमें 64 कंपनियां जो उनको अप्रूवल मिला है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सैमसंग, फॉक्सकॉन और जो भारतीय कंपनियां जैसे कि लावा, उन्होंने बड़े पैमाने पर इसमें इन्वेस्ट किया है। इसके बाद उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। 9.5 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन जो है ये PLI के तहत हुआ है, जिसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, यानी कि 60% से ज्यादा इनकी पार्टनरशिप है इसमें। इसके बाद जो MMF है उसमें टेक्निकल टेक्सटाइल का उत्पादन 2025 तक दुगना होने की उम्मीद की जा रही है। खास करके जो अभी नियम किए गए हैं जिसमें निवेश सीमा को 50% तक कम कर दिया गया, यानी कि जो इन्वेस्ट है उसका 50% कम कर सकते हैं। नए HSN कोड बनाए गए हैं। GDP में योगदान क्या है, जो विनिर्माण का क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग जो क्षेत्र है उसमें GDP की हिस्सेदारी 2020 की 16% थी, लेकिन 2025 में 20% तक बढ़ चुकी है, यानी कि GDP में भी बढ़ोतरी हुई है। टेक्सटाइल में MMF का जो वैश्विक बाजार हिस्सा वो बढ़ चुका है, यानी कि 4 से 5% और बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा निर्यात में वृद्धि हुई है। टोटल जो निर्यात था
पहले पीएलआई के तहत 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक जो है हमने एक्सपोर्ट किया है 2020 से लेकर 25 के बीच। मोबाइल फोन है, निर्यात में भारत जो है दुनिया भर का दूसरा सबसे बड़ा मतलब कि प्रोडक्शन कंट्री बन चुका है। और इसके साथ ही जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उनका निर्यात दुगना होने की उम्मीद की जा रही है। आयात प्रतिस्थापन, अगर मान लीजिए हमारा निर्यात बढ़ा तो आयात कम हुआ, जैसे रक्षा, फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उसमें आयात निर्भरता 20 से 30% तक कम हुआ है। भारत अब जो 70% से अधिक मोबाइल फोन का घरेलू उत्पादन करता है, जो पहले आयात पर डिपेंड था। इसके बाद रोजगार भी मिला है। पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ने 12 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी है, जिसमें 8.5 लाख मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में मिली हैं। इसके साथ ही एमएसएमई को, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिला है। टेक्सटाइल्स में आर&डी, रिसर्च डेवलपमेंट, तकनीक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया और इसके साथ ही स्किल का जो क्षेत्र है उसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है। एमएसएमई पर प्रभाव पड़े हैं और इसके साथ स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिला है। 50,000 से ज्यादा अगर हम देखें तो स्टार्टअप्स के जो है अभी इसमें रजिस्ट्रेट किए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी रहती हैं पीएलआई योजनाओं में। सबसे पहले इसकी जो प्रगति है वो धीमी होती है, जैसे 2020 से लेकर 2025 तक हमने ये वृद्धि देखी है। स्टील, मेडिकल डिवाइस और जो कुछ टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं उसमें अगर हम देखें तो कम प्रगति हुई है। इसके बाद जागरूकता की कमी रहती है। एमएसएमई या फिर छोटे उद्योग होते हैं, उसमें पीएलआई की पूरी जानकारी लोगों को नहीं होती, वो इस चीज का फायदा नहीं उठा पाते। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में मंजूरी या फिर वेरिफिकेशन में देरी होती है। पूरे विश्व में अगर हम देखें तो चीन, वियतनाम जैसे देशों से हमारी जो टक्कर हो रही है, तो ऐसी जो एक तरह से कंपटीटर हमारे हैं चीन, वियतनाम जैसे देश, तो उनसे आगे निकल पाना थोड़ा धीमी गति से निकल पाएंगे, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अभी हाल ही में ये हमारे सबसे बड़े कंपटीटर बने हुए हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पीएलआई योजना का हिस्सा नहीं है? टेक्सटाइल, रक्षा उपकरण, फार्मास्यूटिकल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी, हमने देखा था रक्षा उपकरण इसमें हिस्सा नहीं है। इसके साथ 2025 में टेक्सटाइल्स के लिए पीएलआई योजनाओं में क्या बदलाव किए गए? तो निवेश सीमा 50% तक कम, एचएसएन कोर्स जोड़े गए या फिर एमएसएमई के लिए छूट। तो उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि ये चेंजेस आपको खास याद रखने हैं कि कौन कौन से बदलाव किए गए पीएलआई योजनाओं में। तो निवेश की जो सीमा है वो 50% कम किया गया, एचएसएन कोर्स जोड़े गए, इसके साथ एमएसएमई के लिए भी छूट मिली है। इसमें मेंस के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि उत्पादन से जुड़ी जो प्रोत्साहन योजना है भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने में कैसे योगदान दे रही है? तो इसमें आप ये जो जीडीपी में वृद्धि हुई या फिर और जगह में जहां पर भी वृद्धि देखी गई उसको आप यहाँ पर आप डेटा दे सकते हैं। टेक्सटाइल्स क्षेत्र के संदर्भ में इसकी जो सफलता है, चुनौतियां, उनका मूल्यांकन करना है कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में कौन कौन सी हमारे लिए चुनौतियां और हमारी सफलता कौन कौन सी रही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है भारत की आयात निर्भरता कम करने, निर्यात को बढ़ाने में कितना प्रभावी है? तो उदाहरण दे रहे हैं इसमें आपने। ये था हमारा सेकंड। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कवर करते हैं। तो इसमें क्या है कि पीएम ने क्या किया है कि जो इंडिया की फिनटेक स्टार्टअप्स है उसको पूरे ग्लोबल के सामने पेश किया। यानी कि जो पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो अभी हाल ही में जो स्टॉमर है यूके के जो मतलब प्राइम मिनिस्टर है उनसे मिले हैं, यानी कि उन्होंने भारत का भी दौरा किया है। वहां पर भारत और जो यूके है उनके जो भी आपसी सहयोग है उनको लेकर बातचीत की गई है। इसके साथ ही जो भारत का जैसे कि रोज़गार पे, क्रैड, पेटीएम या फिर परफ्यूज या फिर ऐसी जो भी हमारी जो स्टार्टअप्स हैं उनको पूरे विश्व के सामने रखा कि उसको पूरे विश्व में यूज़ किया जाए। तो ये पूरे ग्लोबल साउथ की बात हो रही है। तो उन्होंने क्या क्या कहा है, प्रमुख बिंदु कौन से हैं कि भारत का जो डिजिटल इकोसिस्टम है, उन्होंने कहा है कि पिछले दशक में भारत ने प्रौद्योगिकी को लोकतांत्रिक बना दिया, जिससे ग्रामीण शहरी खाई मिट गई है। यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों के बीच जो भी अंतर था वो कम हो चुका है। दुनिया के आधे रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं और यूपीआई जैसी जो टेक्निक है इसके लिए वैश्विक मानक बन चुकी हैं। तो अब देखिए पूरे विश्व में एक विश्व के लिए मॉडल बन चुका है भारत। भारत न केवल अपनी तकनीक साझा कर रहा है
बल्कि और जो भी विकासशील देश हैं उनको इससे विकसित करने में भी मदद कर रहा है। अब देखिए, डिजिटल सहायता ही नहीं है बल्कि एक तरह से साझेदारी भी है, जिससे आर्थिक समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। भारत यूके की साझेदारी क्या है? फिनटेक और एआई में विन विन रिश्ते पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ पर दोनों देश जो है नवाचार यानी कि इनोवेशन और जो भी विश्वास है उस पर आधारित सहयोग को बढ़ावा देंगे। स्टार्टअप्स जो भी भारत में उसने बैंकिंग को लोकतांत्रिक बनाया है। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से एक तरह से ट्रांसपेरेंसी आई है, और उसके साथ ही जो साइबर फ्रॉड है उसके खिलाफ सिस्टम को मजबूत किया गया। यानी कि जितने भी साइबर फ्रॉड्स होते हैं ऐसे ऑनलाइन जो भी पेमेंट्स वगैरह में या फिर ऑनलाइन जितने भी फ्रॉड देखे जाते हैं तो उसमें कमी नजर यानी कि कमी आई है। इसके साथ ही पीएम ने क्या कहा है कि हम एक ऐसी टेक्निक बनाना चाहते हैं जो लोगों और ग्रह दोनों को समृद्ध करे, यानी कि लोगों को भी समृद्ध करे और उसके साथ ही हमारा जो ग्रह है यानी कि एक तरह से प्लेनेट है उसको भी ये समृद्ध करे। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि हम इस प्रकार का एक तरह से पूरी तकनीक बनाना चाहते हैं। तो अभी जो ये भारत में आए हैं स्टॉमर, ये अकेले नहीं, इनके साथ 126 मेंबर और आए हैं ब्रिटिश बिजनेस की बातचीत करने के लिए। यानी कि भारत और जो यूके है अब उनके थोड़े संबंध और ज़्यादा गहरे नजर आएंगे। अब देखिए, इसके साथ ही जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं उनकी प्रमुख क्या क्या विशेषताएं, क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले ये पूरी तरह से तकनीक पर आधारित है, यानी कि जो हमारे मोबाइल ऐप्स होते हैं, ब्लॉकचेन, एआई, मशीन लर्निंग जैसी तकनीक, इन सभी का यूज होता है। इसके साथ ही ये जो भुगतान है यानी कि पेमेंट्स, उधार यानी कि लैंडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, वित्तीय प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर ये काम करते हैं। इसके साथ ही आम लोगों, छोटे व्यवसाय उन क्षेत्रों को टारगेट करते हैं जहां पर पारंपरिक बैंकिंग सेवाएं कमजोर है, यानी कि जहां पर बैंकिंग सेवाएं कमजोर हैं या फिर बैंक काम नहीं करते वहां पर ये जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं ये काम करते हैं। इसके साथ ही ये पारंपरिक बैंकों की तुलना में तेज हैं, कम लागत इनकी और उपयोग में आसान सेवाएं भी प्रदान करते हैं। इसके साथ भारत में जो फिनटेक स्टार्टअप है उसके उदाहरण क्या क्या? सबसे पहले हम पेटीएम यूज करते हैं, जैसे डिजिटल पेमेंट्स होती हैं, वॉलेट, ई कॉमर्स जैसी जहां पर सर्विसेज मिलती हैं, फोन पे, रोजार पे और इसके साथ जेरोधा। इसके साथ क्रेड यानी कि क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान या फिर पुरस्कार प्रणाली, पॉलिसी बाजार यानी कि ऑनलाइन बीमा तुलना और खरीद। तो ये सब भारत में स्टार्टअप्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए, भारत में जो फिनटेक स्टार्टअप है उसका महत्व क्या है? सबसे पहले तो जो पेमेंट्स हैं वो डिजिटली की जाती हैं। इसके साथ वित्तीय समावेशन होता है, यानी कि गांव वाले क्षेत्र में और कम सुविधा वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर छोटे लोन दिए जाते हैं, डिजिटल वॉलेट जैसी उन्हें सर्विसेज मिलती हैं। नौकरी और निवेश बढ़ता है, नौकरी यानी कि उनको रोजगार मिलता है। इसके साथ ही इंडिया जो यानी कि स्टार्टअप इंडिया जो है और डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने फिनटेक को और बढ़ावा दिया है, यानी कि फिनटेक का जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा मिल रहा है। तो अब पूरे ग्लोबल साउथ के सामने इसको पेश किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा। भारत के जो फिनटेक स्टार्टअप है उनका पूरे विश्व में क्या क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो यूपीआई का एक तरह से वैश्विक मॉडल बनेगा, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ये विकसित किया गया दुनिया में सबसे तेज सस्ता डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं इन्होंने यूपीआई को और ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। आजकल आपने देखा होगा हर जगह यूपीआई चलता है, हर जगह यूपीआई। तो इसका मतलब क्या है कि एक तरह से पूरे विश्व में मॉडल बन चुका है। यूपीआई को श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, यूएई जैसे देशों में अपना लिया गया और सिंगापुर ने पे नाउ और भारत के यूपीआई के बीच एकीकरण से जो सीमा पार लेन देन है, यानी कि एक दूसरे को अगर जो पेमेंट्स वगैरह करनी होती है वो आसान हो चुकी है। भारत में जो भी रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं विश्व के कुल ट्रांजैक्शन के लगभग 50% होते हैं ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन। इससे क्या होता है कि बाकी देशों को भी प्रेरणा मिलती है और अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और मजबूत करते हैं वो भी। इसके साथ ही वित्तीय समावेशन होता है, जो ग्रामीण और कम सुविधा वाले क्षेत्र, हमने जैसे पहले भी बात की, वहां पर लाखों लोगों को बैंकिंग सेवाएं जहां पर नहीं मिलती है वहां पर ऐसी डिजिटल पेमेंट के जरिए वो अपना जो भी पेमेंट्स है वो
आसान कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत के जो फिनटेक समाधान है, मोबाइल आधारित पेमेंट्स होते हैं, माइक्रो लैंडिंग होती है, कम लागत पर ये स्केलेबल है और ये विकासशील देशों के लिए अनुकूल है। जैसे रोज़गार पे जेस्ट मनी ने छोटे व्यवसाय व्यक्तियों के लिए क्रेडिट पेमेंट समाधान दिए हैं। तो इससे क्या होता है कि भारत का जो डिजिटलीकरण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। डिजिटल इंडिया की तरफ भारत हर एक दिन बढ़ रहा है। इसके साथ निवेश का एक केंद्र है। भारत ने जो अभी हमने देखा, भारत का जो फिनटेक स्टार्टअप्स होते हैं उसमें पूरे विश्व के जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पेटीएम, फोन पे, रोज़गार पे स्टार्टअप्स में सॉफ्ट बैंक, अलीबाबा या फिर सेक्वोइया जैसे जो विश्व के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अरबों डॉलर का इन्वेस्ट किया। भारतीय फिनटेक कंपनियां दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका में विस्तार हो रही हैं। इसके साथ ही भारत यूके का जो सहयोग है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में पीएम मोदी ने क्या कहा कि भारत यूके फिनटेक साझेदारी पर जोर दिया गया, जो एआई और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देगा। यानी कि नई नई ऐसी टेक्निक, नई नई खोज की जाएगी जो ऐसे साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए। इसके साथ ही भारतीय फिनटेक जो है स्टार्टअप्स एआई, ब्लॉकचेन जैसी जो भी तकनीक है उनका यूज करते हैं। इसके साथ ही जैसे हम देखते हैं पॉलीगॉन, यानी कि तकनीकी रूप से जो फिनटेक से संबंधित है, क्रिप्टो करेंसी और इसके साथ ही डिजिटल लेन देन में योगदान दे रहा है। इसके साथ ही जो पूरे विश्व में हम देखते हैं फिनटेक जो है एक तरह से पूरे परिदृश्य को प्रभावित करता है। इसके साथ सिक्योरिटी और विश्वास भी बना हुआ है। पीएम मोदी ने क्या कहा कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में एआई के नैतिक उपयोग पर जोर दिया गया, यानी कि उसका कोई मिसयूज ना हो। पूरे वैश्विक क्षेत्र पर फिनटेक कंपनियों के लिए ये मार्गदर्शन का सिद्धांत बन सकता है, पूरे विश्व के लिए एक मॉडल की तरह काम कर रहा है। भारत ने जैसे G20 जो मंच हुआ था, यानी कि ग्लोबल 20 जो एक हुआ था, यानी कि कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया था और नई अब इसको कई और ज़्यादा विकासशील देशों के द्वारा अपनाया जा रहा है। तो ये भारत के यानी कि पूरे विश्व के लिए भारत के जो फिनटेक जो स्टार्टअप्स हैं वो एक रोल मॉडल की तरह काम कर रहे हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन जैसे आया था 2025 में, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज यूएई, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश। हाउ मेनी कंट्रीज अमंग द अबव आर अदर देन इंडिया वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड अंडर यूपीआई। यूपीआई यानी कि कितने देशों के द्वारा अपना लिया गया, तो इसमें ओनली 3 कंट्रीज होगा। डी ऑप्शन है, मोर देन 3 कंट्रीज। इसमें जैसे यूएई, फ्रांस, सिंगापुर, तो इन्होंने तो अपनाया है। हाँ, यूएई, फ्रांस और सिंगापुर इन तीनों के द्वारा अपनाया गया है, लेकिन 3 कंट्रीज से ज़्यादा भी अपना लिया गया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बेटा रेफर्स टू, यानी कि बेटा टर्म किसको रेफर करती है, द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी of a portfolio manager to balance risk versus reward, a type of systematic risk that arises where perfect hedging is not possible, a numeric value that measures the fluctuations of a stock to changes the overall stock market। तो ये हाँ इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी कि ये जो बेटा टर्म है किसको रेफर करती है कि एक तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि फ्लक्चुएशंस होती हैं स्टॉक मार्केट में ओवरऑल, उसमें जो भी मतलब अप्स एंड डाउन्स होते रहते, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जैसे कभी बढ़ जाना कभी कम हो जाना, तो उनको मेजर करने के लिए बेटा टर्म यूज की जाती है। ये जो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी कि फिनटेक में निवेश और रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। इसमें मेंस का क्वेश्चन जैसे 2019 में आया था, जीएस 3 पेपर में आता है इससे रिलेटेड टॉपिक, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स यूजली सफर्स इन टर्म ऑफ सर्टेन वाइटल फैक्टर्स, आइडेंटिफाई दीज फैक्टर्स एंड सुजेस्ट मेजर्स फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको इसमें यानी कि आईसीटी क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन ऑफ जो भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसके बारे में बताना है, कौन कौन से यानी कि इसके लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसके साथ ही ये जो फैक्टर्स हैं और जो भी मेजर्स हैं वो इनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैसे काम करते हैं। तो ये आप इसको अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा जो ये जो आज का एडिटोरियल है, तो ये एडिटोरियल क्या बात करता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बात करता है।
तो उन्होंने एडिटोरियल में स्पेशली क्या कहा गया है कि वाई वी नीड टू चेंज द वे वी टॉक अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, एक तरह से प्रोसेस होता है, यानी कि प्रोसेस कैसा है, जो भी हमारी यानी कि हम जो भी हमारे जो जीवाणु फंगस या फिर कुछ भी ऐसी जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये प्रतिरोधी की तरह काम करता है, ताकि ये हमारे बॉडी के जो छोटी मोटी जो भी संक्रमित रोग होते हैं, छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, उनका इलाज ना हो पाए। यानी कि अब देखिए इसमें हमें बदलाव करने की ज़रूरत क्या है। अब देखिए हम एंटीबायोटिक का यूज़ क्यों करते हैं कि हमें यानी कि कोई भी वायरस वगैरह कोई भी हमें बीमारी ना हो, लेकिन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसके बारे में हमें जो अपनी सोच या फिर हमें अपनी बात करने के तरीके को बदलना होगा। तो ये जो है बेदुल गाफूर के द्वारा ये लिखा गया है ये आर्टिकल। वो बात करते हैं कि 2010 में इंडिया जो है, इंडिया में जब पता चला था कि रिसर्च जब पब्लिश हुई थी लेसेंट इन्फेक्टियस डिसीज़ के बारे में, तो उस समय पर इसको काफ़ी ज़्यादा यानी कि ये जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस की तरह इसको यूज़ किया जाता था एंटीबायोटिक्स को। और उस समय पर 2010 की बात हो रही, उस समय पर काफ़ी ज़्यादा इसकी बात होती थी, लेकिन जैसे जैसे अब दिन ब दिन इसकी बात बढ़ती जा रही है, तो इसका क्या है, इसका प्रभाव भी कम होता जा रहा है। यानी कि जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं उतना ही हमारा जो इसमें जो इंटरेस्ट है वो कम होता जाता है। लेकिन इस पूरे अगर हम देखें पूरे ये एडिटोरियल का जिस्ट निकालें, तो क्या कहते हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ये सिर्फ ह्यूमन नहीं है, ये एक तरह से माइक्रोबियल से बनी हुई है, जो कि ट्रिलियन बैक्टीरिया जो भी वायरस फंगी ये सब हमारी बॉडी में रहते हैं। यानी कि हमारी बॉडी सिर्फ एक तरह से जिसको हम मानते हैं सेल्स की नहीं है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, वायरस भी होते हैं, इसके साथ फंगी वगैरह भी होती है। तो हमें जो हमारी ये हमारी हेल्थ को यानी कि स्वास्थ्य को शेप करने में हेल्प करती है, दैट आर बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड, जो हमें समझने की ज़रूरत है। यानी कि क्या होता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ एक परफ्यूम का एग्जाम्पल कि जो परफ्यूम होता है वो सभी व्यक्तियों के लिए सभी की बॉडी पर अलग अलग तरह से काम करता है। कैसे, जैसे किसी ने परफ्यूम लगाया तो किसी में उस परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस रहती है वो थोड़े समय की रहती, 5-10 मिनट के लिए, लेकिन किसी की बॉडी में वो काफ़ी लंबे समय तक यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। तो इसी तरह जो हमारी बॉडी है उसमें अलग अलग जो भी इसमें बैक्टीरिया होते हैं उसका एक कारण हो सकता है। यानी कि अलग अलग बैक्टीरिया जो है अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो अब ये बेसिकली ये जो आर्टिकल क्या कहना चाहता है कि हमें इस पूरा ये जो AMR है, एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है, इसको पर्सनली लेना होगा। यानी कि पर्सनली लेकर हम काम कर सकते हैं। यानी कि अब हमें पूरे विश्व को ना लेकर हमें अपने पर्सनली स्वास्थ्य पर यानी कि अपने हेल्थ पर ध्यान देना होगा, जिससे हम जो एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है उनका सही यूज़ कर सके। अब देखिए एक तरह से पूरा ये प्रोसेस होता है कि कोई भी हमारे बॉडी में फंगस होता है, कोई भी हमारी बॉडी में बीमारी होती है, बैक्टीरियाज होते हैं, तो उनको ये रोकने का काम करता है। लेकिन अब ये जो है एंटीबायोटिक्स हैं ये सिर्फ लाइफ सेविंग तो है, लेकिन अब ये जो ये है न्यूट्रल नहीं है। यानी कि इसकी जो सिंगल डोज है वो भी माइक्रोबायोम को महीनों तक डिसरप्ट कर सकती है। यानी कि हमारे जो माइक्रोबायोम होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी होते हैं, अब उनको कई महीनों तक ये रोक कर रख सकती है। तो ये एंटीबायोटिक्स जो है अब इनके बुरे प्रभाव के बारे में भी बात करते हैं। तो कई केसेस में देखा गया कि जो बैलेंस है वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाता। इसके साथ ही इंस्टेड ऑफ ओनली वार्निंग दैट एंटीबायोटिक्स कॉज रेजिस्टेंस इन सोसाइटी, द मैसेज कैन बी एंटीबायोटिक्स कैन हार्म योर माइक्रोबायोम। अब देखिए क्या होता है, एंटीबायोटिक को क्यों लेते हैं, ताकि हमें कोई बीमारी ना हो, हमें वायरस ना हो, हमारे जो भी अंदर हमारा जो फंगस वगैरह वो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन अब ये सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को बचाने का काम नहीं करती है, बल्कि हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के लिए जो भी माइक्रो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं उनको भी हार्म पहुंचा सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारे
यानी कि प्रोटेक्ट है, हमें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट खुद करना होगा। अब देखिए इसमें हमें बदलाव यानी कि बातचीत में बदलाव का कारण आखिर क्या है? हमें बदलाव करना है तो आखिर हमें बदलाव क्यों करना चाहिए? सबसे पहले तो जो आम भाषा होती है उसका यूज करना होगा। जैसे कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध को यानी कि एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस हम कहते हैं उसको, जो वैज्ञानिक शब्द यानी कि जो साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं उसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया या फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इसमें समझते हैं ये, लेकिन आम लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है। तो इससे क्या रोजाना रोजमर्रा की भाषा में हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि जब दवाइयां जो है बैक्टीरिया को मारने में नाकाम हो जाती हैं तो छोटी मोटी बीमारियां भी जानलेवा हो सकती हैं। यानी कि ये जो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, दवाइयां होती हैं, तो ये बैक्टीरिया को मारने में नाकाम हो गई तो इससे क्या होता है, छोटी मोटी जो भी बीमारियां रहती है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है और उससे हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही जो मानवीय और स्थानीय प्रभाव उस पर ध्यान देना होगा। यानी कि लोग उन मुद्दों से ज्यादा जुड़े होते हैं जो उनके डेली जीवन, डेली लाइफ से या फिर पूरे समुदायों को इफेक्ट करते हैं। हमें ये बताना होगा कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है कैसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य यानी कि हर एक तरह की इंडिविजुअल जो हेल्थ है, परिवार और जो स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको भी इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे भारत में जहां पर एंटीबायोटिक्स का बिना प्रिस्क्रिप्शन उपयोग जो आम है, यानी कि हम बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन यानी कि बिना किसी डॉक्टर से सलाह लिए एंटीबायोटिक ले लेते हैं। आपने देखा होगा घर में अगर हेडेक है, अगर थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोल्ड है, कफ है, तो हम क्या करते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के घर में जो भी एंटीबायोटिक पड़ी होती है वो ही ले लेते हैं। तो ये लोगों को समझाना होगा कि ये जो आदत है इसको सुपर बग्स को जन्म देती, यानी कि ये क्या करेगी, ये आदत कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकती है। इसके साथ ही डर की बजाय हमें समाधान पर ध्यान देना होगा। जैसे कि अगर सिर्फ जो लोग सिर्फ खतरे की बात करते हैं तो इससे क्या होगा, लोग निराश हो जाते हैं, एक तरह से वो नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन हमें समाधान की तरफ ध्यान देना होगा। जैसे कि सही समय पर सही एंटीबायोटिक लेना होगा, टीकाकरण को बढ़ावा देना, जो भी इंजेक्शन टाइम्स पर लगते हैं, स्वच्छता की आदतों को अपनाना होगा। इसके साथ ही भारत जैसे देश में हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स आसानी से मिल जाती हैं। लोग अक्सर इसको स्व चिकित्सा करते हैं, यानी कि खुद से मान लेते, खुद से ही सोच लेते हैं कि ये दवाई इसकी है, हमें ये लेनी होगी। हमें सांस्कृतिक मान्यता व्यवहारों को ध्यान में रखना होगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता अभियान स्थानीय भाषा और उनकी कहानियों के माध्यम से चलाने होंगे। यानी कि जिस भाषा में लोग समझते हैं उनको उसी भाषा में इसके बारे में बताना होगा, ताकि लोग जो अपनी जिंदगी को इसके साथ जोड़कर बचा सकें। जो बातचीत करते हैं सिर्फ डॉक्टर या वैज्ञानिकों तक ही सीमित ना हो, बल्कि किसान, नीति निर्माता जो नीति बनाते हैं, फार्मासिस्ट जो होते हैं, स्कूल कॉलेज, इन सभी में बातचीत को शामिल करना होगा। मान लीजिए अगर किसी कंट्री के द्वारा कोई भी मान लीजिए रिसर्च की गई, उसका कोई इफेक्ट देखा गया, तो उसको सभी लोगों तक पहुंचाना होगा, स्कूल कॉलेज के माध्यम से, गाँव में जाकर, कृषि के माध्यम से, यानी कि जो किसान है उन तक पहुंचाना होगा, जो खास करके पशुओं में भी एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, तो इसके सही उपयोग के बारे में पढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही एंटीबायोटिक जो प्रतिरोध है एक तरह से तत्काल खतरा है, यानी कि इमीडिएट हम इसको डेंजर मान सकते हैं। WHO की एक रिपोर्ट आती है, उसमें कहा गया कि 2050 तक सालाना 10 मिलियन मौतों का कारण बन सकता है एंटीबायोटिक। लेकिन इसके साथ ये भी दिखाना चाहिए कि छोटे छोटे कदम इस संकट को कम कर सकते हैं। जैसे कि मतलब अगर जरूरत नहीं है तो एंटीबायोटिक ना ले, जहां पर जरूरत नहीं है तो उसको कम कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हमें जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो फिर इन सभी आदतों को कम करके हम अपनी बॉडी को, हम अपने खुद को सेफ रख सकते हैं। डिजिटल सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए छोटी छोटी वीडियोस बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स के जरिए इन मुद्दों को बच्चों तक, बड़ों तक, हर एक तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि काफी इनको इंटरेस्टिंग वे से लोगों तक इसकी जानकारी दे सकते हैं। तो इसके बाद ही यानी कि ये सब क्या है, कारण है कि हम ऐसे चेंजेस कर सकते हैं अपने लोगों को बात पहुंचाने के तरीके में। अब देखिए भारत में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसके प्रभाव क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो बॉडी में प्रभाव क्या देखे जाते हैं,
जो हमारे सामान्य संक्रमण होते हैं जैसे कि निमोनिया या फिर जो भी घाव के संक्रमण होते हैं, कोल्ड कफ वगैरह, इनका इलाज करना भी मुश्किल हो चुका है। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया उसके मामले बढ़ चुके हैं, जिससे मृत्यु दर भी बढ़ रही है। इसके साथ ही जो प्रतिरोधी बैक्टीरिया, उसके कारण मरीज जो है लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहते हैं, और फिर वहां पर महंगाई, यानी कि महंगाई की वजह से उनके बिल्स ज़्यादा बढ़ते हैं। इसके साथ दूसरी तीसरी पंक्ति के बाद ही एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि हमेशा के लिए उपलब्ध नहीं होते, हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक्स एक तरह से खाने की तरह लोग लेने लगे हैं, सुबह शाम हर टाइम। भारत में जो नवजात मृत्यु दर है उसमें भी एंटीबायोटिक प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि सेप्सिस जैसी जो बीमारियां, उनका इलाज मुश्किल है, क्योंकि जो नव जन्मे बच्चे होते हैं उनमें प्रतिरोधी बैक्टीरिया आम पाया जाता है। इसके साथ सर्जरी, कीमोथेरेपी और जो भी प्रत्यारोपण जैसी जो बीमारियां होती हैं, उनके इलाज में जो संक्रमण रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स जरूरी है। प्रतिरोध के कारण क्या होता है कि प्रक्रिया जो जोखिम भरी हो जाती है, लेकिन भारत में इसका आर्थिक प्रभाव क्या है, इसकी जो उच्च लागत है, यानी कि मेडिकल में अगर हम देखें तो हमारे जो कॉस्ट प्राइस वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। जो उत्पादकता में कमी आ रही, लंबी बीमारी, बार बार हॉस्पिटल में भर्ती होने के कारण वहां पर जो प्रोडक्शन है, लोग क्या काम पर नहीं जाते, जिससे क्या हो रहा है कि फिर प्रोडक्शन कम हो रहा है, उनकी जो आमदनी है, अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। इसके साथ ही भारत में पशुधन, मुर्गी पालन में भी एंटीबायोटिक्स का यूज हो रहा है, जिससे प्रतिरोध को बढ़ावा देता है। इससे क्या होता है, खाद्य सुरक्षा, कृषि अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रहे हैं। सामाजिक व्यवहारिक प्रभाव क्या है, भारत में क्या करते हैं कि लोग बिना जागरूकता के कोई भी एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आसानी से इसको खरीदा जा सकता है। अक्सर जो भी सर्दी जुकाम, उसके लिए भी लोग इन्हें लेना शुरू कर देते हैं, जो कि हानिकारक भी होता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवाएं, उनकी गुणवत्ता के कारण कई लोग अनुचित या फिर अधूरी खुराक ले लेते हैं, यानी कि हाफ जैसे डोज ले लेते हैं, या कई बार ज़्यादा ले लेते हैं, जिसके कारण उनकी जो प्रतिरोध है उसको और ज़्यादा बढ़ाता है। इसके साथ ही भारत में न्यू दिल्ली मेट्रोलो बीटा लैक्टामेस जो है, ये सुपर बग्स की खोज की गई है। पूरे विश्व स्तर पर ये चिंता का विषय बन चुका है, लेकिन अब इसकी इतनी ज्यादा बात हो चुकी कि लोग इसके बारे में सुनना पसंद ही नहीं करते। ये बैक्टीरिया कई एंटीबायोटिक्स के खिलाफ प्रतिरोधी है और आसानी से भी फैल सकते हैं। इसके साथ ही भारत में प्रदूषण बढ़ रहा है। जो दवाइयों की कंपनियां, उनके जो भी अपशिष्ट होते हैं, इनकी वेस्ट होता है, हॉस्पिटलों से जो भी कचरा निकलता है, या फिर जो भी कृषि अपवाह होता है, नदियां मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है। भारत में जो नदियां जैसे कि यमुना नदी, उसमें एंटीबायोटिक अवशेष पाए गए हैं, कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स वहां पर मिलते हैं, यानी कि घर जो भी हॉस्पिटल्स की जो भी एक्सपायरी दवाइयां होती है, कुछ भी होता है ना, घर का जो भी वेस्ट होता है इस एंटीबायोटिक्स के रिलेटेड, वो सब कुछ नदियों में बहा दिया जाता है। तो इससे एक तरह से पॉल्यूशन फैल रहा है। इसके साथ ही खराब स्वच्छता, साफ पानी की कमी हो रही है, जिसके कारण जो संक्रमण वो यानी कि तेजी से फैल रहे हैं, जिसके कारण लोग ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं और फिर प्रतिरोध बढ़ जाता है, और हमारी बॉडी के लिए जो भी जरूरी माइक्रोबायोम्स होते हैं वो भी नहीं मिल पाते हैं। इसके साथ पूरे विश्व प्रभाव में भारत की भूमिका क्या है, भारत जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध की राजधानी बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन और खपत बहुत ज्यादा है। भारत में जो भी निर्यात होने वाली दवाइयां यात्रियों के माध्यम से सुपर बग्स पूरे विश्व स्तर पर फैले, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो फिर भारत के लोग वहां पर जो सुपर बग्स ले जाते हैं, या फिर वहां से यहाँ आते हैं तो भारत में आ जाते हैं, जिससे भारत की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। इस तरह WHO ने कहा था कि भारत में हर साल लगभग 60,000 जो नवजात शिशु प्रतिरोधी बैक्टीरिया के कारण मरते हैं, यानी कि जो नवजात शिशु हैं वो प्रतिरोधी बैक्टीरिया जब उनको, यानी कि जो भी एंटीबायोटिक जो इनको रेजिस्टेंस मिलता है, उसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, और ये जो संख्या वो लगातार बढ़ सकती है। भारत में स्थिति हमने अभी देखा, 70% से ज्यादा जो है क्लेबेसिला निमोनिया बैक्टीरिया जो है कार्बापेनम एंटीबायोटिक्स के प्रतिरोधी हैं, और ये गंभीर संक्रमण के लिए अंतिम उपचार का भी विकल्प है। भारत में जो प्रति व्यक्ति एंटीबायोटिक खपत है पूरे वैश्विक औसत से कम है, लेकिन इसका यूज जो है अनुचित यूज हो रहा है, यानी कि अननेसेसरी यूज कर रहे हैं लोग, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के अधूरी खुराक लेना या फिर ज्यादा खुराक ले लेना। इसके साथ ही भारत में सिर्फ 1.4 बेड प्रति 1000 लोगों पर उपलब्ध है,
जिससे क्या है हॉस्पिटल में भीड़ या फिर संक्रमण नियंत्रण में भी कमी आती है। अब इसके समाधान क्या हो सकते हैं कि भारत में एंटीबायोटिक प्रतिरोध के समाधान क्या रहे, नीतिगत नियामक सुधार करने होंगे। बिना प्रिस्क्रिप्शन जो होती है एंटीबायोटिक्स की सेल पर रोक लगानी होगी, बैन करना होगा। भारत में बिना फार्मेसियों से बिना डॉक्टर के पर्चे के एंटीबायोटिक खरीदना आम है, यानी कि बिना डॉक्टर के पर्चे यानी कि बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के कोई एंटीबायोटिक्स खरीद लेते हैं, इस चीज को रोक लगानी होगी। सरकार को ये शेड्यूल करना होगा और इन नियमों को काफी सख्ती से लागू करना होगा, जिससे जो भी फार्मासिस्ट है यानी कि जो भी मेडिकल शॉप्स होते हैं, क्लिनिक्स होती हैं, वहां से ऐसे एंटीबायोटिक ना खरीदे जाए। इसके साथ ही इसकी जो उपयोग है उसकी भी निगरानी रखनी होगी हॉस्पिटल में, यानी कि कितना इसका यूज हो रहा है। पशुपालन में एंटीबायोटिक्स पर कंट्रोल करना होगा। पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण, जो दवाइयां की कंपनियां या फिर हॉस्पिटल से जो भी अपशिष्ट निकलता है उनको कंट्रोल करने के लिए सख्त नियम बनाने होंगे। नदियों और मिट्टी में जो भी एंटीबायोटिक्स हैं उनके जितने भी अवशेष मिलते हैं उनको ये बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, लोगों को शिक्षा देनी होगी। रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर जो भी रीजनल लैंग्वेज है, लोगों की जो भाषा है, उसमें कैंपेन करने होंगे। एंटीबायोटिक्स हर बीमारी की दवाई नहीं होती, तो इसके बारे में लोगों को बताना होगा। स्कूलों में शिक्षा, जो स्कूल का पाठ्यक्रम है उसमें इस एंटीबायोटिक प्रतिरोध को शामिल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि कम उम्र के बच्चे इसके बारे में समझ पाएंगे। इसके साथ ही जो डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट होते हैं उनको एंटीबायोटिक्स के उचित उपयोग या फिर प्रिस्क्रिप्शन दिशा निर्देशों के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाए कि आप लोगों को तभी इस बीमारी के लिए एंटीबायोटिक जो है रेकमेंड करेंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो हमारा जो स्वास्थ्य ढांचा है उसमें भी सुधार करना होगा, जैसे टीकाकरण को बढ़ावा देना होगा, डायग्नोस्टिक्स सुविधाओं का विस्तार हो ताकि तेज और सस्ते डायग्नोस्टिक्स जो होते हैं टूल, जिसमें बैक्टीरियल, वायरल संक्रमण की पहचान, उनको बढ़ावा देना होगा, जिससे क्या होता है कि अननेसेसरी जो एंटीबायोटिक्स उनसे बच सकते हैं। इसके साथ ही हॉस्पिटल स्वच्छता में संक्रमण नियंत्रण को बेहतर करना होगा। भारत में जो भी हॉस्पिटल उसमें हेल्थ केयर संबंधित जो भी संक्रमण है उसकी दर है 10 से 15% प्रतिरोध को बढ़ाती है। टीकाकरण को बढ़ावा, इसके साथ ही रोगियों को भी एजुकेट मीन्स ये नहीं है कि उनको शिक्षा, मतलब कि उन्हें इस बारे में अवेयर करना होगा, उनको दिखाना होगा, मतलब बताना होगा कि सर्दी जुकाम जैसे वायरल इन्फेक्शन में ये एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं। तो इसके साथ ही पूरी खुराक लेने, बिना सलाह दवाई ना लेने की सलाह दी जाए, यानी कि बिना सलाह के कोई भी आप मेडिसिन ना लीजिए। डॉक्टरों का दबाव कम करना होगा। मरीज अक्सर डॉक्टरों पर एंटीबायोटिक लिखने का दबाव भी डालते हैं। इसके के लिए क्या होता है, जागरूकता, डॉक्टर रोगी जो संवाद है उसको बेहतर करना होगा। स्थानीय समुदाय, एनजीओ, धार्मिक संगठन जो होते हैं उनको शामिल करके स्वच्छता, सही दवाइयों को उपयोग के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सकता है। इसके साथ ही वैज्ञानिक तकनीकी नवाचार की भी हमें ज़रूरत है। नए एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट करना होगा। भारत में जो दवा अनुसंधान है उसको बढ़ावा दिया जाए, उसमें नए रिसर्च डेवलपमेंट की जाए। रैपिड डायग्नोस्टिक्स यानी कि सस्ते और सुलभ डायग्नोस्टिक टूल उनको विकसित किया जाए। एंटी माइक्रोबियल जो स्टीवर्डशिप प्रोग्राम है, यानी कि हॉस्पिटल में ये जो प्रोग्राम लाए जाएं ताकि जो भी जीवाणु मतलब प्रतिरोधी होते हैं उनके उचित यूज को सुनिश्चित किया जाए, लोगों को बताया जाए कि इनका उचित यूज कैसे कर सकते हैं। अब देखिए पूरे विश्व में भी इसका सहयोग, वैश्विक सहयोग के माध्यम से भी ये भारत में मतलब किए जा सकते हैं। जैसे WHO और जो अन्य वैश्विक संगठन उनके साथ मिलकर काम करना होगा भारत को, और ग्लोबल एक्शन प्लान ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को अपनाया है, जिसे और प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। हालांकि प्रोग्राम तो अपनाए गए लेकिन अब उनके कार्यान्वयन में चुनौतियां आती हैं, अब उनको सही तरीके से लागू करना होगा। डेटा साझा करना होगा। सुपर बग्स प्रतिरोध पैटर्न पर जो भी डेटा है पूरे विश्व पर साझा किया जाए ताकि इन पर जो कार्यवाही है वो जल्दी हो सके। अब भारत में जो मौजूदा प्रयास क्या है, भारत ने क्या किया कि राष्ट्रीय कार्य योजना 2017 में नेशनल एक्शन प्लान फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तो लॉन्च किया था। इससे जागरूकता, निगरानी और संक्रमण नियंत्रण पर केंद्रित है। इसके साथ ही रेड लाइन कैंपेन चलाए गए थे, जो भी इनकी पैकेजिंग उस पर लाल रेखा लगाकर यह दर्शाया जाए कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के
इसको खरीदा ना जाए। इसके साथ ही ICMR की पहल क्या है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इन्होंने प्रतिरोध पैटर्न की निगरानी के लिए एक तरह से पूरा नेटवर्क स्थापित किया है, जिसके कारण जो भारत है वहां पर अभी भारत में प्रयास तो किए जा रहे हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है इस पूरे एडिटोरियल में, तो एंटीबायोटिक प्रतिरोध का एक उभरता हुआ वैश्विक स्वास्थ्य संकट है जिसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में इस समस्या के कारण प्रभावों की चर्चा करें और इसे संबोधित करने के लिए भारत द्वारा जो भी कदम उठाए गए उनका मूल्यांकन करें। वैश्विक प्रयास इस संकट को कम करने में कैसे योगदान दे रहे हैं, यानी कि इसमें आपको क्या बताना है कि भारत में कैसे ये जो एंटी माइक्रोबियल जो भी रेजिस्टेंस है इसको कैसे इसकी जो लगातार यूज है वो बढ़ता जा रहा है और भारत के द्वारा इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं, पूरे विश्व के प्रयास इसको कैसे कम कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताना है। तो अब देखिए हमारा ये जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपके लिए जो आज का क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारत में इनमें से किन शासक ने मत विलास, विचित्र चित्त और गुण भरा की उपाधियां धारण की थी। ऑप्शन महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम और सिंह वर्मन। तो इन चारों में से आपने करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट आंसर कौन सा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर इसका आंसर आपको कल के सेशन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा द हिंदू का सेशन जिसमें हमने इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर किया। दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।